और एक्सेस कैसे निकालना है मैंने समझाया है, आता है कि नहीं? यस, चलो तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फटाफट अपने बुक में सॉल्व करना स्टार्ट करो। नोट दिस क्वेश्चन, कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन if 36 grams of carbon and 10 grams of hydrogen react with each other, तुमको फाइंड करना है लिमिटिंग एंड एक्सेस, हाउ मच एक्सेस एंड कितना मीथेन फॉर्म हो रहा है, वो क्वेश्चन भी तुमको सॉल्व करना है। चलो तो स्टेप वाइज करते हैं, नोट कर लिए क्वेश्चन? यस गाइस, यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तुम भी अपने बुक में सॉल्व करते जाओ, तुम्हें तो सिखाया मैंने लिमिटिंग एक्सेस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शन क्या दिया है, कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। तो माय केमिकल रिएक्शन विल बी दिस, कार्बन it reacts with hydrogen to form methane। देखो ये है केमिकल रिएक्शन की नहीं, C plus 2 times H2 giving CH4। अब इसके अंदर क्योंकि तुमको लिमिटिंग और एक्सेस ढूंढना है, तो पहले तो मुझे रिएक्शन में बताओ। तुमको मैंने रूल बताया है कि रिएक्शन से पहले डेटा आएगा, तो मुझे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में लिमिटिंग एक्सेस ढूंढना है। तो मुझे बताओ इस रिएक्शन में कार्बन कितने ग्राम है गाइस, फटाफट, इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन कितने ग्राम है? तो अगर तुम देखो तो कार्बन यहाँ पे 1 मोल है, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? ये सारे कितना होता है कार्बन का एटॉमिक वेट? 12 ग्राम। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बन 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन कितना ग्राम है गाइस, बताओ इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना ग्राम? 4 ग्राम। 4 ग्राम है, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब मुझे मेरा केमिकल रिएक्शन ये बता रहा है कि अगर मैं 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करता हूं तो मुझे 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? अब तुम क्या करो, तुमको दो डेटा दिया है, तुमको हाइड्रोजन 10 ग्राम दिया है और कार्बन 36 ग्राम दिया है। तो मैं कोई भी एक डेटा कंसीडर कर लेता हूँ। चलो मान लो मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन 10 ग्राम, मुझे नहीं पता है मेरा कार्बन कितना है, तो मैं x ले लेता हूँ कार्बन। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट होगा तो कितना कार्बन बनेगा या कितना कार्बन लगेगा। तो चलो फाइंड कर लो, दिस वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4, ऐसे ही होगा ना, मतलब ये हो गया 4 3 12, कितने ग्राम लगेगा? 30 ग्राम कार्बन लगेगा। और तुमको कार्बन कितना दिया है? 36 दिया है, मतलब कार्बन ज्यादा दिया है, करेक्ट? yes, नहीं, जितना लगना चाहिए उससे कार्बन ज्यादा दिया है। तो इसमें एक्सेस कौन हुआ स्टूडेंट्स? एक्सेस कार्बन, एक्सेस हुआ कार्बन, वेरी गुड। और लिमिटिंग कौन हो गया? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है जब 10 ग्राम हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट करूंगा तो मुझे 30 ग्राम ही कार्बन लगेगा, जबकि मुझे 36 ग्राम दी हुई है, मतलब पूरा रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मेरा कार्बन बचेगा। तो यहाँ पर अब पहला आंसर मैं लिख देता हूँ। मेरा फर्स्ट आंसर है व्हाट इज लिमिटिंग एंड व्हाट इज एक्सेस। तो माय लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है। मेरा एक्सेस रिएजेंट कौन है? मेरा एक्सेस रिएजेंट है कार्बन। और सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है इसमें हाउ मच एक्सेस, तो बताओ मुझे कितना एक्सेस है, हाउ मच एक्सेस विल बी लेफ्ट? 6 ग्राम। तो कार्बन बचेगा कितना? तुमको 36 ग्राम कार्बन दी है, जिसमें से 30 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रही है, तो एक्सेस कितना बचेगा? वेरी गुड, 6 ग्राम। 6 ग्राम। तो इट विल बी 36 minus 30, आंसर विल बी 6 grams of carbon, this will be your excess amount left। चलो पहले ये दोनों नोट करो, फिर हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि पूछ रहा है तुमसे कि मीथेन कितना बनेगा। तो अभी वो भी निकालते हैं हम लोग कि मीथेन कितना बनेगा। पहले तुम ये दोनों करो। यस बोल। सर मैंने H2 को X लिया था। हाँ तो कोई बात नहीं, तो तुझे देख, जब अगर तू H2 का X लेगा ना
तो तुझे आंसर तो लिमिटिंग एक्सेस मिला होगा। हाँ सर, अच्छा, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। उसका हाँ क्वेश्चन परफेक्ट है गाइस। देखो क्या होता है ना एग्जाम में, मान लो तुमने एक्सेस वाला लेकर के सम सॉल्व कर लिया, अब तुमको तो स्टार्टिंग में नहीं पता होगा ना कि तुम जो डेटा ले रहे हो वो एक्सेस है कि लिमिटिंग है, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो तुमने सॉल्व किया और एक्सेस वाले से सॉल्व किया, तो क्या होगा ना तुमको हाउ मच एक्सेस नहीं मिलेगा, तो तुमको एक बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा किसके साथ, लिमिटिंग वाले। कार्बन। यस, हमेशा तुमको आंसर कब मिलेगा पता है, जब तुम लिमिटिंग वाले के साथ सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम एक्सेस के साथ सॉल्व कर रहे हो तो हाउ मच एक्सेस कभी नहीं मिलेगा। हाउ मच एक्सेस के लिए किसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिटिंग वाले का डेटा लेकर के। तो मान ले तूने अगर कार्बन लेकर के सॉल्व किया है तो तुझे लिमिटिंग क्या है एक्सेस क्या है तो मिल गया होगा कि नहीं। यस सर। उसके बाद तुझे क्या करना है, तुरंत अपना स्टेप चेंज करना है और दूसरे स्टेप में तुझे हाइड्रोजन लेकर के सॉल्व करना है, तब तुझे पता चलेगा कितना एक्सेस है। सर मैंने हाइड्रोजन ही लिया है, कार्बन नहीं लिया है। तो हाइड्रोजन लेकर के किया है तो मिला ना आंसर, ये हमने हाइड्रोजन लेके ही किया है सॉल्व। सर आपने कार्बन को x ग्राम्स लिखा है, मैंने हाइड्रोजन को x ग्राम्स लिखा है ना बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। सी हाँ गाइस लिसन, मैं तेरा वाला ही सम सॉल्व करता हूँ। ये सबने कर लिया गाइस। यस सर। ओके यस देखो सर। देखो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना ये परफेक्ट है। क्या होता है जब ये सम हमारे सामने आता है ऐसे, तो हमें नहीं पता होता है कि हमें किसको एक्स लेना है। तो क्या होता है, मान लो तुमने हाइड्रोजन को एक्स ले लिया, जैसे कि ये बोल रहा है मैंने हाइड्रोजन को एक्स लिया है और कार्बन का डेटा ले लिया, तो चलो मैं ले लेता हूँ। कार्बन का डेटा तुमको दिया है 36 ग्राम। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको ऐसे मिलेगा 36 इंटू 4/12, 12 थ्री जा, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 12 ग्राम। और मुझे ये कितना दिया है हाइड्रोजन 4 ग्राम। 4 ग्राम दिया। हाइड्रोजन कितना दिया, 4 ग्राम नहीं, 10 ग्राम। 10 10 ग्राम। ग्राम। तो 10 ग्राम दिया, इसका मतलब मेरा जो हाइड्रोजन है वो इससे कम दिया है, यस 12 ग्राम से कम दिया है। इसका मतलब हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं होगा। तो तुम देखो अगर 36 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करना है तो तुमको 12 ग्राम कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 10 ग्राम ही है। इसका मतलब लिमिटिंग कौन हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जो कम पड़ रहा है वो लिमिटिंग होता है, और एक्सेस कौन हो गया, कार्बन। कार्बन। ये बात तो समझ गए कि नहीं। यस। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि जब तुमको पूछा है हाउ मच एक्सेस, तो ये डेटा तुमको हाउ मच एक्सेस नहीं बताएगा, क्योंकि तुमने तो किसका वैल्यू निकाला है, तुमने तो लिमिटिंग वाले का वैल्यू निकाला है ना। यस सर। अब तुमको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, जब बी पार्ट में जाओगे ना तो बी पार्ट में फिर से तुमको कार्बन और हाइड्रोजन की डेटा लेनी है। अब कार्बन 12 था तो हाइड्रोजन कितना था 4 ग्राम। अब तुमको क्या करना है, तुमको पता है तुम्हारा लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन है, तो तुम अपने हाइड्रोजन वाला डेटा डालो और सॉल्व करो कि कार्बन कितना है। तो तुमको एक स्टेप फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात आई समझ में। यस सर। ठीक है, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि हम जो डेटा कंसीडर कर रहे हैं एक्स वो लिमिटिंग है कि एक्सेस है। अगर बाय द वे वो तुम्हारा एक्सेस, जैसे यहाँ पे तुमने जिसको लिया था डेटा 36, वो तुम्हारा एक्सेस निकल गया, यस तुम्हारा एक्सेस निकल गया, तो तुमको आंसर नहीं मिलेगा। तुमको फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, लिमिटिंग वाले को लेकर के। तो लिमिटिंग वाले को लेकर के y निकाल लो, तब देखो y तुमको आ जाएगा 10 इंटू 12/4, 4 3 12, और आंसर कितना आ जाएगा 30 ग्राम। और अब तुम बता पाओगे कि कितना एक्सेस बचेगा। इस दिस पार्ट क्लियर? यस। तो कोई भी आंसर ढूंढने के लिए ना तुमको लिमिटिंग का ही यूज करना है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं थर्ड स्टेप में। तुमको एक क्वेश्चन और पूछा है उसने। क्या पूछा है उसने तुमसे, क्वेश्चन पूछा है मीथेन कितना बनेगा, करेक्ट। तो चलो हम लोग ढूंढते हैं कि मीथेन कितना बनेगा। अच्छा, मीथेन को ढूंढने के लिए हाउ मच मीथेन विल बी फॉर्म, फिर से तुमको कौन सा डेटा लेना है, लिमिटिंग वाला डेटा लेना है। तो अब तुम कभी भी कार्बन नहीं लोगे, कार्बन क्योंकि मेरा क्या था, एक्सेस था। तो एक्सेस वाले डेटा से कोई भी सम सॉल्व नहीं होता है, तुमको लिमिटिंग से ही सॉल्व करना है। अगर तुमको मीथेन का मास चाहिए तो तुम किसके साथ कंपेयर करके मास निकालोगे, हाइड्रोजन के साथ, कभी भी कार्बन के साथ नहीं, क्योंकि कार्बन पूरा रिएक्ट हो ही नहीं रहा है।
तो इसीलिए हम लोग कार्बन के साथ नहीं निकालेंगे, हम लोग हाइड्रोजन के साथ निकालेंगे। अच्छा, अब ये रिएक्शन में हाइड्रोजन 4 ग्राम है, बताओ इस रिएक्शन में मीथेन कितने ग्राम है? इस रिएक्शन में मीथेन कितने ग्राम है स्टूडेंट्स? 16। 16। आदित्य 12 नहीं है, 16 है। कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, मतलब मेरा मीथेन 16 ग्राम है। तो ये केमिकल रिएक्शन मुझे क्या बता रहा है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करूंगा मैं तो 16 ग्राम की मीथेन बनेगी, करेक्ट। और अब मुझे उसने 10 ग्राम का हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन मेरे रिएक्शन में कितना है डेटा में? 10 ग्राम। और मुझसे पूछा जा रहा है कि मीथेन कितना बनेगा। तो चलो मीथेन ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो भी वेरिएबल है ले लो और पता करो कि मीथेन कितना बनेगा। तो आंसर क्या आएगा देखो, 10 इंटू 16/4 कितने ग्राम मीथेन बनेगी? 40 ग्राम। 40 ग्राम मीथेन फॉर्म हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, इज द लिमिटिंग एक्सेस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं तुमको एक और सम दे रहा हूं ताकि ये डेटा क्लियर हो, फिर हम दूसरे टाइप पे जाएंगे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। लिमिटिंग क्या है, एक्सेस क्या है, कितना एक्सेस है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। हाइड्रोजन react with oxygen to form water। तो ये दे चुके हो आप? अरे रिएक्ट दिया ना, उसमें बता रिएक्शन दिया है ना मैंने, रिएक्शन दिया होगा। वे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 100 grams of oxygen react। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? ए, लिमिटिंग एंड एक्सेस, कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। बी, तुमको ढूंढना है हाउ मच एक्सेस इज लेफ्ट, कितना एक्सेस बचा है वो भी ढूंढना है। और सी, तुमको ढूंढना है हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म। चलो ये 3 क्वेश्चन करने हैं, नोट करो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, मैंने 10 ग्राम की हाइड्रोजन ली है और 100 ग्राम का ऑक्सीजन लिया है। और अब मुझे पता करना है कि इसमें लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है, कितना एक्सेस है और कितना वाटर बनेगा। तो अपने बुक में रिएक्शन लिखो और शुरू हो जाओ फटाफट। पहले लिमिटिंग एक्सेस ढूंढ के दो। इधर एटॉमिक वेट भी दे दूं मैं। एटॉमिक वेट क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 16 और हाइड्रोजन कितना है? 1। ये लो और फटाफट एक केमिकल रिएक्शन लिखो और हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मुझे आंसर भेजो, लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है, इतना सब लोग निकालो फटाफट। पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? चलो इसको सॉल्व करता हूँ, तुम भी साथ में करते रहो अपनी बुक में। जिसको आएगा वो भेजो मुझे, लिमिटिंग क्या है, एक्सेस क्या है। हाँ, तो मैं बाकी जिनको नहीं समझा मैं समझाते जा रहा हूँ। रिएक्शन है गाइस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। चलो लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। तो रिएक्शन ऐसे आ जाएगा, 2 times H2 plus O2 गिविंग 2 H2O। करेक्ट कि नहीं? ये मिल रहा है सबको बैलेंस केमिकल रिएक्शन, 2 times H2 plus O2 गिविंग 2 H2O। सबको ये बैलेंस इक्वेशन मिल रहा है गाइस? यस और नो? आंसर करते जाओ मुझे। यस, हाँ मंसूर। चलो अब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन में पहले ले लेते हैं। अब बताओ मुझे, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने ग्राम है? तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन 4 ग्राम है। सर ऑक्सीजन एक्सेस है, लिमिटिंग हाइड्रोजन है। हाँ रुक जा, एक्सप्लेन कर दो मैं सबको, फिर चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन 4 ग्राम है गाइस। इस रिएक्शन में मेरा हाइड्रोजन 4 ग्राम है और इस रिएक्शन में मेरा ऑक्सीजन 32 ग्राम है। इसका मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। चलो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब इसमें मुझे नहीं पता है लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है, तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ।
अब तुम जब कुछ भी ले रहे हो ना तो एक थोड़ा सा लॉजिकली करो, ये 4 है और वो तुम्हारा लगभग 10 है, तो वो 2.5 गुना है तुम्हारा, और वो तुम्हारा 3 गुना से भी ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली एक्सेस तुम्हारा ऑक्सीजन होना चाहिए, तो मैं इसको 10 ग्राम ले लेता हूँ। मतलब मैं डेटा लेने के टाइम हाउ मच एक्सेस ट्राई किया करो कि ऐसा डेटा पकड़ो जो हो सके लिमिटिंग हो, थोड़ा एज्यूम किया करो। तो जैसे ये 2.4 से 10 हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये 32 से 100 हो रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, इसका मतलब ये 10 है, इसको मैं x ले लेता हूँ। चेक करते हैं कि ये कितना होगा, कितना आ रहा है। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। x क्या हो जाएगा, 10 इंटू 32 ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन। यस, हाँ क्या आ रहा है, एक्सेस लिमिटिंग कौन आ रहा है, एक्सेस कौन आ रहा है, एक्सेस ऑक्सीजन एक्सेस लिमिटिंग 20 ग्राम आ रहा है। हाइड्रोजन। लिमिटिंग हाइड्रोजन। चलो वेरी गुड, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 8, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन आनी चाहिए। तुमको ऑक्सीजन दी कितनी है, 100 दी है, ठीक है, 80 ग्राम की जरूरत है और गिवन है तुम्हारा 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया है। तो देखो तुम्हारे को दोनों आंसर आ गए। पहला आंसर लिमिटिंग एक्सेस कौन है, तो तुमको मिल गया कि भाई लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग है यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक्सेस कौन है, तो एक्सेस में है ऑक्सीजन। और दूसरा आंसर भी मिल गया, हाउ मच एक्सेस, बताओ कितना एक्सेस में, 20 ग्राम्स। यस। तो ये आंसर तुमको डायरेक्ट इसलिए मिल गया क्योंकि तुमने जिसके साथ सॉल्व किया वही लिमिटिंग निकल गया। तो ये तुमको ध्यान रखना है, कोशिश करो कि ऐसा सब्सटेंस लो जो ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो, ताकि तुमको वही लिमिटिंग मिल जाए। कभी ऐसा हुआ कि तुमने जो जज किया वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर तुमको रिएक्शन एक बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हाउ मच एक्सेस बताओ, एक्सेस कितना है, 100 माइनस 80, मतलब कितना ग्राम एक्सेस है, 20 ग्राम्स एक्सेस है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने स्टूडेंट्स, कितना वाटर बनेगा पूछा है, 90 ग्राम। कितना वाटर बनेगा उसके लिए हम लोग लिमिटिंग के साथ एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। चलो पहले ये नोट कर लो, यस, ओके गाइस, वेरी गुड। तो बाकी के स्टूडेंट्स पहले इसको नोट कर लो, ये हो गया तो बताओ मुझे, यस, डन, ओके। चलो तो मैं वाटर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वाटर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ गाइस। 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिविंग 2 H2O, ये मेरा रिएक्शन है ऐसे, ठीक है। 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिविंग 2 H2O। और अब मुझे सॉल्व करना है वाटर के लिए कि कितना वाटर बनेगा। तो चलो वाटर के लिए निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिविंग 2 H2O। लिमिटिंग क्या मिला है मुझे इसमें, लिमिटिंग क्या मिला था गाइस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम लोग को हाइड्रोजन के एंगल से सॉल्व करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ग्राम है और वाटर कितना है, 36 ग्राम है। चेक करो, 2 मोल वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, यहाँ पे 2 मोल मतलब 36 ग्राम है। ये बात समझ रहे हो ना, मैं मोल को मास में कैसे बदल रहा हूँ, सबको आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है तो इसलिए 18 2 36, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है इसलिए 2 2 4, सीधे मोल और मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 36 ग्राम वाटर लगेगा। अब तुम्हें हाइड्रोजन उसने कितनी दी है, कितना है हाइड्रोजन डेटा में, 10। तो क्वेश्चन है कि भाई 10 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ये लो तो निकाल लो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 36/4, 90 ग्राम्स। यस। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 90 ग्राम। परफेक्ट, इज दिस पार्ट क्लियर। तो ये था तुम्हारा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का टॉपिक। नाउ इट इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू ऑल, तो इसको प्रैक्टिस करना। अब मैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी सब्सटेंस के अंदर, जैसे तुमने पानी लिया और उसके अंदर नमक डाला है। अब 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कितना ज्यादा सोल्यूट मिला रहे हो तुम, कितना ज्यादा सॉल्ट पानी में डालोगे उतना वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो जैसे जैसे किसी सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ाते हो तुम, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो उसका अमाउंट बढ़ाओगे,
तो वो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। अब मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना चाह रहा हूँ, मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास, अभी मैं ये जो तुम्हारे सिलेबस में वो ले रहा हूँ, 4 अलग अलग टर्म्स है। पहला टर्म है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे W बाय W। तो अगर मुझे एक्सप्रेस करना है कॉन्सेंट्रेशन को, तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा परसेंटेज बाय मास में। या दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आज ये चारों टर्म सीखेंगे हम लोग और उसके फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, ये इसका सिंबल है। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है मोलैरिटी। हमेशा तुमको इसी में आता है कि सोल्यूशन 1 मोलार है, 2 मोलार है, तो मोलैरिटी। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोलैलिटी और इसका सिंबल है स्मॉल एम। तो कैपिटल एम इज मोलैरिटी, स्मॉल एम इज मोलैलिटी। तो ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इनके फॉर्मूलाज, इनके सम्स हमें करने हैं और डेफिनेशन भी। तो चलो, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 4 अलग अलग वेज है। नोट कर लो ये चारों वेज, चारों का नाम, और फिर हर एक का इंडिविजुअली डेफिनेशन और फॉर्मूला लेते हैं और फिर सम्स करेंगे। तो 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म के नाम क्या क्या मिले? परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, डन सर। मोलैरिटी, मोलैलिटी। यस गाइस, वेरी गुड। तो अब मैं सबसे पहले पहला वाला ले रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। अब देखो परसेंटेज बाय मास क्या होता है। अब तुम्हारा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जिसको डिसॉल्व करते हो वो सोल्यूट होता है और जिसमें डिसॉल्व करते हो वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो मान लो तुमने ऐसे पानी लिया इसके अंदर और इसके अंदर तुम डिसॉल्व कर रहे हो NaCl, सॉल्ट इन वाटर। तो ये NaCl इन वाटर में, ये NaCl क्या हो गया? ये हो गया सोल्यूट। और ये वाटर क्या हो गया? ये वाटर हो गया सॉल्वेंट। और ये पूरा मिला जुला के क्या हो गया? सोल्यूशन। करेक्ट कि नहीं? तो तीनों टर्म को समझो। जो डिसॉल्व कर रहे हो वो सोल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट है, और दोनों को मिला करके क्या होता है? सोल्यूशन। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने 10 ग्राम्स ऑफ NaCl लिया है और 90 ग्राम का वाटर लिया है, तो मुझे बताओ सोल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम of NaCl is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि ये फॉर्मूला में मैं लेने जा रहा हूँ। तो याद रखो परसेंटेज बाय मास क्या होता है। जैसे तुम्हारी एग्जाम होती है तो तुम अपना परसेंटेज कैसे निकालते हो बताओ? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, टोटल के साथ कंपेयर करते हो। तो ऐसे ही हम लोग परसेंटेज सॉल्यूट का ले रहे हैं, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे? टोटल के साथ। और वो टोटल क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला करके जो होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है परसेंटेज बाय मास का? इट इज डिफाइंड एज, ये देखो डेफिनेशन ये, इट इज डिफाइंड एज amount of solute present per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये है फॉर्मूला। कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, देखो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास,
मल्टीप्लाइड बाय 100। इजी है, फॉर्मूला समझे? सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय पूरे सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब पूरे सोल्यूशन का मास कैसे आएगा गाइस, ये याद रखो। व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूशन? अगर नहीं दिया डायरेक्ट सोल्यूशन तो कैसे निकालोगे सोल्यूशन का मास? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे डालोगे तो तुमको सोल्यूशन का मास मिल जाएगा। चलो तो नोट कर लो ये फॉर्मूला, डेफिनेशन। एग्जाम्पल फिर मैं देता हूं तुमको। डन। ओके, वेरी गुड। डन सर। यस, चलो तो अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और अब तुमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल परसेंटेज बाय मास के लिए। तो देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 1, इफ 20 grams of NaOH is dissolved in 80 grams of water, सिंपल सा सम है, फाइंड द परसेंटेज बाय मास। चलो इसको सॉल्व करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, और प्रॉपरली लिख के करो। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, वो सब लिख करके फॉर्मूला डाल के करो, सीधे खाली नंबर डाल के मत करो, प्रॉपरली करो। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोल्यूट NaOH। NaOH। तो पहले मास ऑफ सोल्यूट लिखोगे, 20 ग्राम का सोल्यूट है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर। उसका मास कितना है, 80 ग्राम। तो अब तीसरा आएगा कौन, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, मतलब ये कितना हो गया, 100 ग्राम। और अब कंपेयर करो, व्हाट विल बी परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास विल बी, पहले फॉर्मूला लिख लेना, सीधे वैल्यू नहीं डालना, हमेशा फॉर्मूला का मार्क्स होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 0.2 मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 0.2%। 0 पॉइंट कहां से आ रहा है, 20 ग्राम upon 100 20%। Yes, your answer will be 20%। 20%. Very good. आंसर 20% आ रहा है, या इसको एक्सप्रेस करते हैं 20 वेट बाय वेट, ऐसे एक्सप्रेस कर दो, परसेंट लिखोगे तो भी चलेगा। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? कैसे आ रहा है समझे? यस, ये नोट कर लो। Yes, sir. डन सर। चलो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तुम निकाल के दोगे। If the percentage mass of a solution, if a percentage mass of a solution is 10%, find the amount of solute dissolved in, find the amount of solute dissolved in 50 gram of solvent। ले लो, निकालो, आंसर निकाल के दो मुझे। क्वेश्चन समझे?
क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज मास 10 है। तुमको पता करना है कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है तुमने। सॉल्वेंट दिया है उसने 50 ग्राम्स। चलो तो करते हैं सॉल्व। कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, करो ट्राई। यस, फटाफट डेटा ले लो। जो डेटा नहीं दिया है ना उसको x मान लेना। मान लो मुझे सोल्यूट नहीं दिया है तो आई विल टेक सोल्यूट एज x, और फिर तुम अपना इक्वेशन बनाओ और देखो तुमको आंसर मिलता है क्या। यस, चलो मिल रहा है, सॉल्व कर रहे हो। कितना आ रहा है मीर? 500 ग्राम्स। ओके, 500 ग्राम, इतना सारा सोल्यूट पक्का? सॉल्वेंट सिर्फ 50 ग्राम ही है। कैलकुलेशन करो, ध्यान से करो। 5 ग्राम। 5 ग्राम, ओके। चलो लेट्स चेक। ओके स्टूडेंट, चेक करते हैं। हाँ मीर, देखता हूँ। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा सोल्यूट है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यस, 10% इज द परसेंटेज मास तुमको दिया है। और अब यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है, तो पहले फॉर्मूला ले लो। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट नहीं दिया है मुझे, तो मैं मास ऑफ सोल्यूट को x ले लेता हूँ। चलो सोल्यूट x ग्राम हो गया। सॉल्वेंट कितना है मेरा? सॉल्वेंट कितना है? तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो 50 ग्राम का है। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा गाइस, बताओ? व्हाट विल बी द मास ऑफ सोल्यूशन? पूरा सोल्यूशन हो जाएगा 50 प्लस x। ठीक है। चलो अब फॉर्मूला लगा देते। व्हाट इज परसेंटेज बाय मास? Mass of solute upon mass of solvent in solution into 100. परफेक्ट। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। चलो तो वैल्यू डालते हैं। अब कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मेरा परसेंटेज बाय मास मुझे कितना दिया था? 10%। वैल्यू मुझे 10 दी है। परसेंटेज बाय मास की वैल्यू इज 10। मास ऑफ सोल्यूट कितना है गाइस? x ग्राम। सोल्यूट x है, और पूरा सोल्यूशन कितना है? 50 प्लस x। और ये देखो इनटू 100। यही इक्वेशन बना ना? इक्वेशन यही बना। सबको मिला के मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 इज परसेंटेज मास। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 into 50 plus x is equal to 100x. What is 50 into 10? 500 plus 10x is equal to 100x. ऐसे आ रहा है कि नहीं? तो ये तुमको मिला 500 is equal to 10x माइनस कर लो 90x. What is the value of x? 0 0 काट लो। 50 upon 9 कितना आया ये? 50 upon 9, 9 5 are 45, फिर 50, 5.55 ग्राम्स। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई? 5.55 ग्राम। क्लियर है? सबको समझा परसेंटेज बाय मास? यस सर। यस सर। एवरीवन चलो अच्छा, अब एक और चीज तुमको बताऊं मैं। परसेंटेज बाय मास का जो डेटा होता है वो तुमको एक साथ बहुत सारी चीजें देता है। मास ऑफ सोल्यूट देता है, सॉल्वेंट देता है, सोल्यूशन देता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो मैंने बोला मेरे पास 20% HCl सोल्यूशन है। आई हैव 20% HCl सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% HCl सोल्यूशन? अब इसको तुमको नोट करना है। ये तुम्हारे एंट्रेंस के लिए या ये तुम्हारे डेटा के लिए बहुत जरूरी है कि परसेंटेज बाय मास का मतलब समझो। ये मुझे डेटा देने के लिए बहुत काम आता है।
अगर मैं दे रहा हूं 20% HCl, इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मतलब है। अच्छा, अगर 20 ग्राम HCl है तो HCl तो सोल्यूट हो गया, 100 सोल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट कितना हो गया बताओ? इस डेटा में सॉल्वेंट कितना हुआ? 80 ग्राम। 80 ग्राम। तो क्या मैंने सिर्फ इतना सा डेटा लिख करके तुमको तीनों डेटा नहीं बता दिया? मास ऑफ सोल्यूट भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया और मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल गया। तो सिर्फ 20% HCl देने से मैंने तुमको तीनों डेटा दे दिया। तो ये एग्जामिनर हमेशा इसी तरह से डेटा देगा। अगर तुमको उसको मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन देना होगा तो वो ऐसा कभी नहीं लिखेगा कि तुम्हारे पास 10 ग्राम का सोल्यूट है, तुम्हारे पास 100 ग्राम, नहीं, वो परसेंट में निकाल देगा। वो सीधा बोलेगा 15% NaOH है। तब तुम समझ जाओ 15% NaOH है मतलब NaOH कितना है, वाटर कितना है, सोल्यूशन कितना है, और वो इसी डेटा से जाएगा। तो एक नोट करके लिख लो ये कि अगर मुझे 20% HCl दिया है या कोई भी सोल्यूशन दिया है तो मुझे तीनों डेटा मिल रहा है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। यस स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, चलो ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, उसके लिए तुम निकालो। यस गुड, मान लो मुझे दिया है 10% NaOH सोल्यूशन, ये लो 10% NaOH सोल्यूशन। तो बताओ इसमें तीनों चीजें साथ में लिखो, ऐसे सामने लिखो अपने एग्जांपल में, सोल्यूट, सोल्यूशन और सॉल्वेंट। निकालो तीनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू निकालो। तो ये तुमको तीनों दे देता है, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूशन कितना है, सब बताएगा। तो लिखो अपने बुक में, कितना सोल्यूट, कितना सॉल्वेंट, कितना सोल्यूशन। सोल्यूट कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम। सोल्यूट तो हमारा NaOH ही है, तो 10 ग्राम का सोल्यूट। सोल्यूशन कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम। परसेंट दिया है, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो सोल्यूशन 100 ग्राम। सॉल्वेंट कितना? 90 ग्राम। बस हो गया तुम्हारा काम, ये लो 90 ग्राम। क्लियर? तो अलग से मुझे सोल्यूट, सॉल्वेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट करके रखो, परसेंटेज में मैं आगे के क्वेश्चन तुमको पूछूंगा तो तुमको मुझे आंसर देना रहेगा। चलो गुड, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा हो गया परसेंटेज बाय मास, और वो समझ गया है सबको। अब मैं आ रहा हूं अपने दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। व्हाट इज सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको बोलते हैं गाइस मोल फ्रैक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। अब अगर तुम इसका नाम देखो तो ये दो पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट है मोल और दूसरा पार्ट क्या है? फ्रैक्शन। तो मैं पहले दूसरे पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, फ्रैक्शन। ये तो मेरे मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है, ये हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़े हुए हैं। फ्रैक्शन पढ़ा है ना तुम लोग ने? फ्रैक्शन चैप्टर आता था। यस। हाँ याद दिलाता हूं मैं। ये देखो फ्रैक्शन हम लोग को ऐसे स्कूल में ऐसे पढ़ाते थे, एक सर्कल रहता था, ऐसे 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 ऐसे। ये डायग्राम देख के फ्रैक्शन की याद आ जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे शेडेड वेडेड रहता था ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है, और एक यहाँ पे भी कर दिया भाई। चलो अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं इसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताओ। 2/8। कैसे बताओगे? कितना आता था? 2/8। 2/8। वेरी गुड। तो क्या किया तुमने? तुमने शेडेड वाले की वैल्यू ले ली और उसको किससे डिवाइड किया? टोटल। करेक्ट। बस तो तुमको मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर तुमने ये फ्रैक्शन पकड़ लिया तो यही है मोल फ्रैक्शन। देखो अब इसमें क्या हो रहा है मैं बताऊं। तुम्हारे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन है? जैसे तुम्हारे इस डायग्राम में दो पार्ट था, एक था शेडेड पोर्शन और एक था अनशेडेड पोर्शन। ऐसे ही तुम्हारे पास सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ठीक है, मान लेते हैं सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ध्यान से मेरी बात सुनो, कितने मोल सोल्यूट है? तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल N2 है, ऐसे मान लो। मैं सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल
अभी मैं मोल क्या होता है वो भी बताऊंगा अलग से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो। मान लो सोल्यूट कितने मोल है तुम्हारे पास, N2, और सॉल्वेंट कितने मोल है, N1। अब 1 और 2 कैसे लिखा है मैंने ये भी याद रखो, ये हमेशा के लिए रूल याद रखो। जो बड़ा कंपोनेंट होता है उसको 1 लिखा जाता है, और हम लोग हमेशा मानते हैं सॉल्वेंट इज अ लार्जर कंपोनेंट, सोल्यूट इज अ स्मॉलर कंपोनेंट। तुम सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हो, ना कि सोल्यूट में सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्वेंट लिया जाता है इसीलिए उसको 1 दिया है, बाद में सोल्यूट आता है इसलिए उसको 2 दिया है। तो याद रखो हमेशा सोल्यूट को सेकेंड नंबर लोगे, सॉल्वेंट को फर्स्ट नंबर दोगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, N2, और सॉल्वेंट का मोल क्या हो गया, N1। चलो अब बताओ टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया N1 प्लस N2, N2 करेक्ट कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके 2 कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सोल्यूट का मोल है N2, सॉल्वेंट का मोल है N1, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। पहले इतना लिखो, फिर मैं मोल फ्रैक्शन की तरफ जाता हूं और फिर डेफिनेशन लेंगे। तो बहुत आसान है, बस सिर्फ तुम ये जो कंपोनेंट है जो फ्रैक्शन मैंने किया है इसको पहले नोट करो। डन सर। डन, नोटेड गाइस, ओके। चलो तो देखो मुझे N1 प्लस N2 टोटल मिल गया है, यस यस वेरी गुड, डन। तो अब मुझे मोल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ना है। तो देखो मोल फ्रैक्शन 2 होते हैं, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के। तो मैं यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका फॉर्मूला है X2। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट X2। और ऐसे मैं और एक लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है X1। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X2 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X1। मोल का फ्रैक्शन क्या होगा, तो मुझे बताओ कि सोल्यूट का अपना मोल कितना है, N2 N2 N2, और सारे टोटल मोल्स कितने हैं, N1 प्लस N2 तो क्या मेरा फॉर्मूला फ्रैक्शन का ऐसा नहीं हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। चेक करो, ये बिल्कुल तुम्हारे इस डायग्राम के जैसा ही है। जैसे तुमने बोला कि सर शेडेड वाला 2 है और टोटल मिला करके 8 है तो 2/8, वैसे ही मेरे सोल्यूट का मोल N2 है और पूरे सोल्यूशन का मोल N1 प्लस N2 है, तो मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया N2/N1 प्लस N2। और ऐसे ही मेरे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मुझे N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1/N1 प्लस N2। क्या मुश्किल है इसमें, क्या कर रहे हो, देखो ये नाम से ही पकड़ो, मोल और उसका फ्रैक्शन। मोल किसका, जिसका फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका अपना मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर तुम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है ना। तो इसी को फ्रैक्शन बोलेंगे। हम पहले अपना हिस्सा लेंगे फिर सबका टोटल करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ्रैक्शन कितना है, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसका डेफिनेशन पे आता हूं मैं, पहले ये फॉर्मूला समझ गया सबको, X2 is N2 upon N1 plus N2, X1 is N1 upon N1 plus N2। तो ये दोनों फॉर्मूला लिख के रखो, इसी के ऊपर सारे सम्स हम लोग करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। डन, डन सर। ओके वेरी गुड, शाबाश। चलो तो अब देखो, अब यहाँ पे डेफिनेशन ले रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसे जा रहा है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट कौन हो सकता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of
that component, number of mole of that component to the, किसके साथ डिवाइड होगा, to the total number of moles of all the components in the solution. ये देखो, ये हो गया डेफिनेशन. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट कैन बी सॉल्यूट, कैन बी सॉल्वेंट, या कोई और कंपोनेंट. मान लो तुम्हारे सोल्यूशन में 5-6 कंपोनेंट है, तो तुमको पहले अपने वाले का मोल, नंबर ऑफ मोल लेना है, फिर उसको टोटल से डिवाइड करना है. तो डेफिनेशन हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उस कंपोनेंट का मोल, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, और उसको रेशियो के साथ लोगे टोटल के साथ. क्लियर है गाइस? यस और नो? यस. यस. चलो, तो ये पहले तुम डेफिनेशन नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन. डन सर. डन? नो सर. हाँ, नोट करो, नहीं हुआ है तो फटाफट करो. सर वो लास्ट में नहीं दिख रहा, क्या लिखा है? किधर का? अभी दिख रहा है? सोल्यूशन. हाँ, अभी ठीक है? नो सर. यस सर. नहीं सर. ठीक है सर. सर उसका नेटवर्क इशू होगा. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तेरा. ठीक है. तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड से ले ले. इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज द नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन. समझा? उसका अपना नंबर ऑफ मोल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. इन दोनों का जो रेशियो है वो होता है मोल फ्रैक्शन. ओके, चलो, तो अब मैं देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग सम्स पे कैसे आएंगे उस पे मैं बात करूंगा. लेकिन मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है गाइस, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 4 अलग अलग कंपोनेंट है. ए है, बी है, सी है और डी है. ये तुमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ. मेरे सोल्यूशन में 4 अलग अलग कंपोनेंट है, ए बी सी डी. मान लो ए का नंबर ऑफ मोल है Na, और बी का नंबर ऑफ मोल है Nb, सी का नंबर ऑफ मोल है Nc और डी का नंबर ऑफ मोल है Nd. तो तुम अपने बुक में पहले ये सब फॉर्मूला लिखो, Xa, Xb, Xc और Xd. देखो तुमको लिखने आ रहा है क्या? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गाइस? इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बताओ डेफिनेशन से. व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. वेरी गुड, शाबाश. समझे? मतलब तुम्हारा डेफिनेशन बोल रहा है कि भाई जिसका भी मोल फ्रैक्शन लेना है पहले तुम उसी का मोल ले लो. तो मुझे ए का मोल फ्रैक्शन लेना है तो मैं ए वाले का मोल ले लेता हूं, तो Na, और उसको डिवाइड किससे करना है? टोटल से. तो टोटल कौन है? Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. इज दिस पार्ट क्लियर? सिंपल. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे सोल्यूशन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 कंपोनेंट है. फ्रैक्शन हमेशा वैसे ही आएगा, उसका अपना मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. ऐसे तुम Xb, Xc, Xd के लिए अपने बुक में लिख लो फॉर्मूला, और ये नोट करके रखो. ये इंपॉर्टेंट है, तुमको आगे तुम्हारे एंट्रेंस वगैरह में जब क्वेश्चन वो लोग देंगे तो काम आएगा, क्योंकि वहां पर वो लोग सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं देंगे, ऐसे कितने भी कंपोनेंट दे देंगे. तो ध्यान रखना. अब Xb के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. Nb प्लस Nc प्लस Nd. और ऐसे Xc के लिए आ जाएगा Nc अपॉन, और टोटल जो भी है वो ले लो, MC अपॉन MC. Nd अपॉन 2. यस, कंप्लीट कर लो. ये सब अपने बुक में नोट करते जाओ. फिनिश्ड.
डन सर। डन, चलो ओके, वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी पहले मैं मोल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आई विल कम टू द मास। अ सॉल्यूशन कंटेन 2 moles of solute and 4 moles of solvent. Find the mole fraction of solute and solvent. तो निकालो। बताओ, ये तो बड़ा आसान है। एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मोल सोल्यूट है और 4 मोल सॉल्वेंट है। तुमको उसने मोल फ्रैक्शन पूछा है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ। चलो बताओ फटाफट। मतलब तुमको x2 और x1 पूछा है, तो मुझे आंसर भेजो कि भाई x2 क्या होगा और x1 क्या होगा। A solution contain 2 moles of solute and 4 moles of solvent. Give the mole fraction of solute and solvent. x2 1/3, x1 2/3। हाँ, वेरी गुड। तो अब इसमें क्या करना है गाइस, पहले तुमको अपना फॉर्मूला में N2 और N1 लेना है। तो तुम देखो यहाँ पे सोल्यूट का मोल 2 दिया है, तो बहुत पेशेंसली तुम पहले अपना डेटा लिखो और समझो कि जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो 2 मोल है और वो सोल्यूट है। मतलब उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा N2। हमेशा जिसको डिसॉल्व करते हैं वो 2 आता है, तो N2 मुझे 2 मोल दिया है, क्लियरली N2 2 मोल है। N1 मुझे कितना दिया है, N1 मुझे 4 मोल दिया है, जिसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ वो 4 मोल है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो लो, X2 मतलब सोल्यूट होता है, X2 मतलब सोल्यूट और X1 मतलब सॉल्वेंट। तो चलो फॉर्मूला वाइज लगा लो। X2 क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा N2/N1 + N2। तो उसका अपना मोल कितना है, 2 है, और टोटल मोल कितना है, 6 है। 2/6 मतलब कितना हो गया, 1/3। तो x2 हो गया 1/3। चलो x1 ले लो, x1 होगा N1/N1 + N2। N1 कितना है, 4 है, टोटल क्या है, 6 है। तो ये देखो 2/3 हो गया। तो आंसर 1/3 2/3 हो गया। इजी है, समझे, ये पार्ट समझे। ये स्टूडेंट्स, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना तो बड़ा आसान था। तुमको इंडिविजुअल के मोल दिए, सीधे हमने फ्रैक्शन निकाल लिए। ओके, वेरी गुड। चलो अब एक और चीज वो बता रहा हूं, उसको ध्यान दो, फिर मैं मास की तरफ भी बढ़ूंगा। देखो, एक रूल होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the components in the solution is always equal to unity मतलब क्या, 1। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अगर मैं सारे फ्रैक्शन जोड़ दूं तो क्या मिलेगा आंसर, सब फ्रैक्शन जोड़ लो, क्या आएगा आंसर हमेशा आएगा 1। फ्रैक्शन का टोटल कभी भी 1 होता है। तुम एक चीज लाए हो, उसी से बांटे हो ना सबको, 1/3 2/3 4/3 5/3। अभी सबको जोड़ दोगे, आंसर फिर से 1 हो जाएगा। चेक कर लो। चलो चेक करते हैं कि क्या टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। पहले तुम ये लिखो, ये नोट करके लिखो, sum of mole fraction of all the component in the solution is always unity मतलब 1। तो इसका मतलब पूरे सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट है 1 2 3 4 5, सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूंगा मैं, तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं, let us consider a solution
हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। मेरे सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट है गाइस, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ओके, चलो अब डेटा ले लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स बताओ कितना लूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लेंगे? N2। N2 मेरे सोल्यूट का मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या लूंगा मैं? N1। चलो मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गाइस? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या आएगा? तो तुम बोलोगे x1 होता है भाई, ये तो x1। अब मैं लगा रहा हूं इनके डेफिनेशन। चलो बताओ, बाय डेफिनेशन व्हाट विल बी x1? x1 का फॉर्मूला बताओ, डेफिनेशन। अपॉन x। चलो इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला बताओ। x2 n2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वेशन को ऐड कर दो गाइस। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। ये गाइस सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा क्लियर? कि जस्ट अ सेकंड, अभी चेक करो। हाँ सर दिख रहा है। सर आ रहा है सर, ठीक। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, चलो जो बता रहा हूँ सुनो। अभी देखो x1 का वैल्यू है n1 अपॉन n1 प्लस n2 और x2 का वैल्यू है n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला तो हमने पहले से ही लिया है। एक बार फिर समझा दूं क्या क्या मिला है, अगर स्क्रीन नहीं था तुमको क्लियर तो। एक सोल्यूशन माना है हमने, इस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। नाउ जो सोल्यूट का मोल है वो N2 है और जो सॉल्वेंट का मोल है वो N1 है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 है। तो मैंने फॉर्मूला ले लिया। व्हाट इज x1? n1 अपॉन n1 प्लस n2। एंड व्हाट इज x2? इट इज n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये तो हमने डेफिनेशन से लिया है। चलो ऐड कर दो। ऑन एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा गाइस? ऑन एडिंग 1 and 2 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या आएगा? चेक करो, तुम ही अपने मैथमेटिकली चेक करो। तो क्या तुमको ऐसे नहीं मिलेगा? x1 प्लस x2 इज n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 और टोटल आंसर क्या हो गया? 1। और यही तो ये बोल रहा है डेफिनेशन। तुमने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो क्या था? कि सारे मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा क्या होता है? यूनिटी होता है। तो तुमने देखो डिराइव कर दिया। तो ये चीज अब याद रखो कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर तुम सारे कंपोनेंट को ऐड करोगे तो उसका टोटल हमेशा 1 मिलेगा। नोट करो ये गाइस। यस, चलो तो अब मैं मास के टर्म में ले लेता हूं। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास ओके तो टोटल हमेशा 1 होता है। ये तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए कि अगर तुम सारे कंपोनेंट को जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा। कर दिए नोट? बढ़ू आगे? यस सर। बाकी है? करो। ओके ओके, डू इट फास्ट। यस ओके ओके, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, इसको तुम सॉल्व करके बताओगे मुझे। ये इसी कंडीशन पर बेस्ड है। मान लेते हैं अ सॉल्यूशन हैज, ये एक एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन हैज 3 components. A solution has 3 components A,
बी एंड सी। ठीक है, एक सोल्यूशन में ऐसे तीन कंपोनेंट है ए बी एंड सी। Na इज इक्वल टू 1/2, Nb इज इक्वल टू 1/5, सॉरी Xa इज इक्वल टू 1/2, Xb इज इक्वल टू 1/5। फाइंड Xc इज हाउ मच। चलो निकालो, अप्लाई करो रूल। तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन के अंदर तुमको Xa दिया है, Xb दिया है और तुमको Xc ढूंढना है गाइस। तो फटाफट देखो कि Xc कितना होगा और मुझे आंसर भेजो। रूल्स तुमको पता है। किसी एक सॉल्यूशन में अगर Xa का वैल्यू हाफ है, Xb का वैल्यू हाफ है, सॉरी Xa का वैल्यू हाफ है, Xb का वैल्यू 1/5 है, तो यू हैव टू फाइंड Xc। आ रहा है सॉल्व करने। टोटल हमेशा क्या होगा गाइस? टोटल इज ऑलवेज 1। 1 हाँ तो चलो निकालो फिर। अब ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या आएगा रूल? Xa प्लस Xb प्लस Xc इज 1। ये आएगा ना? Xa प्लस Xb प्लस Xc का वैल्यू 1 है। Xc इज इक्वल टू 3/10। यस, तो तुम क्या करो, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। अब तुम यहाँ पे डालोगे तो Xa का वैल्यू 1/2 आएगा, Xb का वैल्यू 1/5 आएगा, Xc तुमको नहीं पता है। तो पहले तो ये Xa और Xb सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। ये 5 है और ये 2 है, तो इसका एलसीएम 10 है। इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 2/10 और प्लस Xc इज इक्वल टू 1। और अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? 5/10 और 2/10 कितना हो गया? 7/10। 7/10। तो Xc का वैल्यू हो गया 1 - 7/10। करेक्ट है? आंसर क्या आ गया? 10 - 7/10। दैट मींस योर वैल्यू इज हाउ मच? 3/10। वेरी गुड, 3/10। क्लियर है ये? तो इस तरह से पूरे सॉल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। अब ये तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब तुमने सारा सम मोल में किया है। मान लो कल को मुझे मोल दिया ही नहीं, मान लो कल को तुमको कोई सम आ गया जिसके अंदर तुमको मोल ही नहीं दिया उसने, तो क्या करोगे? पहले मोल कैलकुलेट करोगे। कैसे? अब मैं उसके लिए बता रहा हूं। N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। अब ये फॉर्मूला देखो गाइस, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल? ये तुमने अपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास, है कि नहीं? अगर मैं समझो तुमको ओरली बताता हूं, मान लो मैंने तुमको बोला कि मेरे पास 36 ग्राम वाटर है, तो कितने मोल हो गए? 36 ग्राम वाटर कितने मोल होता है? 2 मोल्स। 2 मोल। कैसे निकाले? 36 डिवाइडेड बाय 18। करेक्ट। इसी तरह से मोल निकालेंगे। मान लो मुझे डायरेक्टली मोल नहीं दिया है, मोल नहीं देंगे तो मास देंगे वो लोग। तो तुमको मास को क्या करना है? जैसे मैंने बोल दिया मास ऑफ वाटर कि मेरे पास 36 ग्राम वाटर है, तो तुम तुरंत 36 को क्या करोगे? 18 से डिवाइड कर लोगे, तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स। ये चीजें अब ध्यान दो कि नंबर ऑफ मोल कभी डायरेक्ट नहीं दिया है, तो मुझे मास और मोलार मास से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ये W1 कौन है? व्हाट इज W1 गाइस? इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास है। एंड व्हाट इज कैपिटल M1? ये सॉल्वेंट का मोलार मास है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, उसी का रेशियो है N1। क्लियर एवरीवन?
N1 is W1 upon M1. What is W1? Mass of solvent. What is M1? Molar mass. मोलर मास. चलो ऐसे ही N2 निकाल लेता हूँ. N2 क्या हो जाएगा? W2 upon M2. ऐसे ही होगा ना. और अब ये दोनों क्या है बताओ. What is W2? मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट. वेरी गुड. और M2 क्या हो जाएगा? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट नहीं बेटा. सॉल्यूट 2 लगा हुआ है तो सॉल्वेंट नहीं रहेगा. 2 हमेशा किसके लिए रहेगा? सोल्यूट के लिए. 1 हमेशा किसके लिए रहेगा? सॉल्वेंट के लिए. तो ये चीजें ध्यान में रखो. सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है. चलो ये भी नोट करो. 2 और फॉर्मूला आ गए तुम्हारे सामने. अगर मुझे N1 और N2 दिया ही नहीं है सब में, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स. डन. यस, नोटेड. चलो तो अब एक सम दे देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं. इफ ये देखो, if 20 grams of NaOH, चलो गाइस निकालते हैं. If 20 grams of NaOH is present in 81 grams of water, you have to find the mole fraction of A, NaOH, and B, water. Here are your atomic weights. Na is 23, oxygen is 16, hydrogen is 1. Write this question. If 20 grams of NaOH is dissolved in 81 grams of water, we have to find mole fraction of NaOH and the mole fraction of water. चलो निकालते हैं. दोनों का मास दिया है. अब दोनों का मोलार मास ले लो तो N1 मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, फिर X1 और X2 निकालो. तो इसमें 4 स्टेप है. W1, W2, M1, M2, इनकी वैल्यू लो, उससे N1, N2 निकालो. N1, N2 मिल जाएगा, फिर X1, X2 निकालो. तो मुश्किल नहीं है. पहला काम तुम्हारा N1 और N2 निकालना है गाइस. मास अपॉन मोलार मास. टोटल कितने डेटा हो गए? 2, 4, 6, 8 डेटा हो गए. टोटल 8 डेटा. W1, W2, M1, M2, N1, N2, X1, X2. करते जाओ, देखो आंसर मिलता है. नोटबुक में फटाफट सॉल्व करते जाओ. NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाले गाइस. कितना है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट? भेजो मुझे. NaOH का मॉलिक्यूलर वेट. यस, आदित्य. NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40. वेरी गुड, शाबाश. और वाटर तो सबको पता है 81 का, सॉरी 18. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है. तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, निकालो अब. यस, टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट डेटा आ जाएंगे. अब उन्हीं सारे डेटा को तुमको एक एक करके सॉल्व करना है. W1, W2, N1, N2 और X1, X2. चलो तुम सॉल्व करते रहो, बाकी जिसको नहीं मिला है मैं सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहला डेटा W1. तो W1 कितना दिया है तुमको? सॉल्वेंट और सोल्यूट. सोल्यूट तुमको दिया है गाइस 20 ग्राम. NaOH इज 20 ग्राम और सॉल्वेंट पानी है जो 81 ग्राम है. तो डेटा डालने के टाइम ध्यान रखना, सॉल्वेंट इज वाटर, सोल्यूट इज NaOH. तो NaOH W2 लिखना सिंबल,
पानी को W1 लिखना, सिंबल उल्टा पुल्टा नहीं करना, हमेशा याद रखो। ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए 1 जाएगा, सोल्यूट के लिए 2 जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर वेट M1 मतलब वाटर है 18 ग्राम, और M2 मतलब NaOH है 40 ग्राम। चलो अब पहले X1 निकालो। X1 क्या होगा? W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1, 81 अपॉन 18, 9 9 जा 9 2 जा 4.5 finished. 4.5 आ रहा है X1, अरे X1 नहीं, सॉरी, क्या है? N1 is W1 upon M1. yes. चलो वेरी गुड, हाथ हुशार, वेरी गुड। N2 निकाल, N2 हो जाएगा W2 अपॉन M2। तो W2 मेरा कितना है? 20, और मोलार मास कितना है? 40। चलो भाई ये आधा आ गया, मतलब 0.5 हो गया, N2 हो गया 0.5। यस और नो गाइस? कीप चेकिंग योर आंसर्स, जो मैं निकाल रहा हूँ वो मिल रहा है कि नहीं? यस तुषार, सिमरन, वेरी गुड। बाकी लोग को N1 N2 आया? ये एक बार N1 N2 आ जाएगा अब तो काम इजी है। चलो अब X1 X2 निकालो। X1 क्या हो जाएगा? X1 का फॉर्मूला क्या है? N1 अपॉन N1 प्लस N2। X1 होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो मेरा N1 कितना है? 4.5, और टोटल कितना है गाइस? टोटल 5 आएगा कि नहीं? Yes. 0.9 इज माय X1। मेरा X1 आ गया 0.9। अच्छा अब बताओ X2 कितना होगा? पूरा 0.1. मुझे बिल्कुल नहीं है, मैं सीधे ऐसे 1 माइनस X1 भी कर सकता हूँ ना। अभी तो पढ़ा मैंने कि टोटल मोल 1 होते हैं, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, तो अगर एक कंपोनेंट 0.9 है तो दूसरा कितना होगा? 0.1. बस काम खत्म। तो 1 माइनस 0.9, तो मेरा आंसर आ गया 0.1। तो दोनों का आंसर मिल गया मुझे, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। सॉल्वेंट 0.9 है, मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन 0.9 है, और NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। यस, क्लियर? इसको कंप्लीट कर लो गाइस। Yes, understood, getting this? So this Yes, is how sir. you have to solve mole fraction. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं, और फिर हमारा सेशन आज का एंड करेंगे हम लोग। तो परसेंट में एक डेटा देता हूं तुमको, 1% में डेटा देता हूं, सॉल्व करके। यस यस, वेरी गुड, शाबाश। अब ये लो, इसको सॉल्व करो। %, NaOH solution, 10% NaOH solution contain how much? निकालना है तुमको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो करो। अब देखो ऐसे डेटा दे दिया परसेंट में, मैंने तुमको परसेंट सिखाया है, तो मैंने कुछ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया। क्या दिया? 10% NaOH। तो क्या 10% NaOH से मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिलेगा गाइस? Yes. और नो? Yes, sir. सोल्यूट कितना हो जाएगा? 10 grams. और सॉल्वेंट 90 grams. 90. तो तुमको डेटा मिल गया। देखा, तुमको डेटा दिया नहीं मैंने, लेकिन तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि परसेंटेज तुमको वो इंफॉर्मेशन देता है। तो चलो निकालो। अच्छा, जब तक कुछ और नहीं दिया रहेगा ना, तुम्हारा सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहेगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है वाटर। 10% सोल्यूशन मतलब ऑलवेज इट इज वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई और सॉल्वेंट होगा तो वो लोग बोलेंगे कि NaOH इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, NaOH इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, वो बताएंगे। वाटर के लिए बेफिक्र रहो कि वाटर नहीं भी दिया है तो वाटर ही सॉल्यूशन है। चलो ले लेते हैं। तो तुमने बताया मुझे कि सॉल्वेंट 90 है, और वो मिला, सबको समझा गाइस? कैसे निकाला इन लोग ने? 10% NaOH है, तो मैंने तुमको बताया है
10 grams of NaOH in 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूट 10 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब मेरे पास दोनों डेटा है, W2 10 ग्राम है और W1 90 ग्राम है। चलो अब इसके आगे का काम तुम करो। NaOH है और वाटर है, ये तो सेम कंपोनेंट है जो अभी डन हाँ डन सर। हाँ वेरी गुड, करने दे सबको। भी M2 कितना हो जाएगा? M2 कितना है? 40 और M1 कितना है? 18। करेक्ट कि नहीं? अब इन दोनों डेटा से क्या निकालोगे? N1 और N2। चलो बताओ, N1 कितना हो जाएगा और N2 कितना हो जाएगा? N1 हो जाएगा 10/40, सॉरी 90/18। N1 हो गया 90/18, मतलब कितना हो गया N1? 5। और N2 कितना हो गया गाइस? 10/40, मतलब N2 हो गया 1/4। 1/4 कितना होता है पता है? 0.25। 0.25 is your N2 and 5 is your N1। तो चलो अब सॉल्व करो और मुझे X2 और X1 निकाल, कोई भी एक निकाल लो। मान लो तुम N1 निकाल रहे हो या N2 निकाल रहे हो, तो एक निकाल लो, दूसरा माइनस कर लो। तो चलो पहले मैं क्या निकालते हैं? X1 ही निकाल लेते। चलो X1 होगा N1 5 अपॉन टोटल। टोटल कितना होता है? 5.25। तो 5 मतलब 5.00 है, डेसिमल हटा दो, ये हो जाएगा 500/525। 25 2 20/21। ये X1 है। X1 का वैल्यू है 20/21 और X2 कितना हो जाएगा? X2 हो जाएगा 1/21। देख लो, 1 से माइनस कर लो, यस और नो? X2 का वैल्यू है 1/21 और X1 का वैल्यू है 20/21। ओके चलो, तो हमने दो तुम्हारे जो सॉल्यूशन के टर्म्स थे वो कर लिए, परसेंटेज बाय मास और मोल फ्रैक्शन। साथ में हमने लिमिटिंग और एक्सेस का भी पार्ट कर लिया है। तो ये चीजें अब प्रैक्टिस करना गाइस, ठीक है? चलो तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम बाकी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करेंगे। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय गाइस।